एडोल्फ हिटलर एक ऐसा नाम जिसका मतलब है बुराई और अत्याचार। इस शख्स का जन्म 20 अप्रैल 1879 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर ब्राउनाउ एम इन में हुआ था। उसके बचपन में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिससे पता चलता कि वो आगे चलकर इतना बड़ा राक्षस बनेगा। उसके पिता एलोइस एक कस्टम्स ऑफिसर थे, बहुत सख्त और रौबदार। उसकी माँ क्लारा एक प्यार करने वाली माँ थी जो छोटे एडोल्फ पर बहुत लाड लुटाती थी। लेकिन उसके बचपन में बहुत दुख भी था क्योंकि उसके 3 भाई बहन छोटी उम्र में ही चल बसे। इससे उसके मन में मृत्यु और बिछड़ने का ऐसा गम बैठ गया जो ताउम्र उसके साथ रहा। पढ़ाई में हिटलर का कोई खास नाम नहीं था। उसे चित्रकारी का शौक था, लेकिन बाकी विषयों में वो कमजोर था। उसका सपना था कि वो एक चित्रकार बने, लेकिन जब उसे वियना अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने 2 बार रिजेक्ट कर दिया तो उसके सपने चकनाचूर हो गए। इस रिजेक्शन ने युवा हिटलर के मन में बहुत गुस्सा और निराशा भर दी। वो वियना में इधर उधर भटकता रहा, छोटे मोटे काम करता रहा और शहर के उथल पुथल वाले राजनीतिक माहौल में डूबता चला गया। इसी दौर में हिटलर के यहूदी विरोधी विचार पक्के होने लगे। वियना पूर्वाग्रहों और साजिशों के सिद्धांतों से भरा पड़ा था, जहां शहर की आर्थिक परेशानियों और सामाजिक बुराइयों के लिए यहूदियों को दोषी ठहराया जाता था। वो बहुत पढ़ने लगा, ऐसे पैम्फलेट और अखबार पढ़ता था जिनमें नस्लवादी और राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार होता था। नफरत और असहिष्णुता के बीज बोए गए जो उसकी निराशा की उपजाऊ जमीन में जड़ पकड़ने लगे। वियना में हिटलर का समय एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यही भव्य वास्तुकला और धीमी गति से उबल रही सामाजिक अशांति के बीच एक निराश कलाकार का उस तानाशाह में बदलना शुरू हुआ जिसने दुनिया को अंधेरे में धकेल दिया। नाराजगी की मिट्टी में बोए गए और उग्रवादी विचारधारा से सींचे गए नफरत के बीज अब अंकुरित होने लगे थे। 20वीं सदी की शुरुआत में वियना अलग अलग संस्कृतियों और विचारधाराओं का मेलजोल था। ये शहर आर्थिक अनिश्चितता और सामाजिक चिंताओं से भी जूझ रहा था। यह माहौल उग्रवादी विचारों के पनपने के लिए उपयुक्त साबित हुआ। हिटलर, जो बेघर और निराश था, उसे शहर के अलग थलग राजनीतिक आंदोलनों में अपनापन का एहसास हुआ। वह पैन जर्मनिज्म के भाषणों की ओर आकर्षित हुआ, एक राष्ट्रवादी विचारधारा जो सभी जर्मन भाषी लोगों के एकीकरण की वकालत करती थी। यह हिटलर की अपनी जर्मन पहचान की भावना से मेल खाता था। वह हमेशा अपने ऑस्ट्रियाई जन्मस्थान से ज्यादा अपनी जर्मन विरासत से जुड़ाव महसूस करता था। उसने एक ग्रेटर जर्मनी के विचार को अपनाया, एक शक्तिशाली और एकजुट राष्ट्र जो विश्व मंच पर अपना सही स्थान वापस पालेगा। वियना के राजनीतिक परिदृश्य में यहूदी विरोध एक व्यापक तत्व था। हिटलर के मौजूदा पूर्वाग्रहों को उन राजनेताओं और कार्यकर्ताओं के भाषणों ने और भड़काया जिन्होंने शहर की समस्याओं के लिए यहूदियों को बलि का बकरा बनाया। वह आश्वस्त हो गया कि यहूदी एक परजीवी जाति है जो जर्मन समाज और संस्कृति को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। वह उन्हें जर्मन अस्तित्व के ताने बाने के लिए खतरा मानता था। वियना में ये साल हिटलर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। वह एक निराश कलाकार से एक उत्साही राष्ट्रवादी और यहूदी विरोधी बन गया। उसे एक मकसद मिल गया था, एक विकृत विचारधारा जिसने उसे उद्देश्य और दिशा की भावना दी। उसकी जवानी में बोए गए नफरत के बीज जड़ पकड़ चुके थे और कुछ खतरनाक चीज में बदलने लगे थे। 1913 में हिटलर वियना छोड़कर म्यूनिख, जर्मनी चला गया। वह उन अधिकारियों से बच रहा था जो उसे भर्ती से बचने के लिए ढूंढ रहे थे। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जर्मनी की ओर आकर्षित हुआ जो पैन जर्मन आंदोलन का केंद्र था। उसने जर्मनी को उस मंच के रूप में देखा जहां वह अपनी बढ़ती राष्ट्रवादी महत्वाकांक्षाओं पर काम कर सकता था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने ने हिटलर को वह मौका दिया जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसने जर्मन सेना के लिए स्वेच्छा से काम किया, अपनी गोद ली हुई मातृभूमि के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए उत्सुक था। हिटलर ने बहादुरी से सेवा की, कॉर्पोरल के पद तक पहुंचा और बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस अर्जित किया। उसने सैन्य जीवन की और युद्ध के रोमांच का आनंद लिया। हालांकि युद्ध ने उस पर एक अमिट छाप भी छोड़ी। वह 2 बार घायल हुआ और एक गैस हमले से अस्थायी रूप से अंधा हो गया। इन अनुभवों ने युद्ध के रचयिताओं के प्रति उसकी नफरत को बढ़ावा दिया, जिन्हें उसने जर्मनी पर थोपे गए अपमान और पीड़ा के लिए जिम्मेदार ठहराया। 1918 में जर्मनी की हार ने हिटलर को तबाह कर दिया। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि जर्मन सेना युद्ध के मैदान में हार सकती है। उसने छुरा घोंपने के मिथक को अपनाया, एक साजिश का सिद्धांत जिसने दावा किया कि जर्मनी को आंतरिक दुश्मनों, यहूदियों, कम्युनिस्टों और शांतिवादियों द्वारा धोखा दिया गया था। इस विश्वास ने उन लोगों के लिए उसकी नफरत को मजबूत कर दिया जिन्हें वह जर्मनी के पतन के लिए जिम्मेदार मानता था। इसने उसे आक्रोश, राष्ट्रवाद और बदला लेने की प्यास से प्रेरित राजनीतिक जीवन के रास्ते पर भी डाल दिया।
अपने मन के अंधेरे कोनों में एडोल्फ हिटलर ने नफरत का एक खाका तैयार किया। उनके सिद्धांत यहूदी विरोधी और आर्य श्रेष्ठता में डूबे हुए आतंक के शासन की नींव रखी। उनके भाषणों में उनके दुष्ट इरादों के शुरुआती संकेत स्पष्ट थे, जहां उन्होंने अपने अनुयायियों में जोश और कट्टरता भड़काई। नाजी पार्टी का गठन सत्ता की एक निरंतर खोज की शुरुआत थी, जिसमें प्रचार और हिंसा उनके उपकरण थे। दुनिया जल्द ही अकल्पनीय भयावहता का संकेत देखेगी। यह तो बस शुरुआत थी। हिटलर की किताब मीन कैम्प उनके विकृत विचारधारा का एक घोषणा पत्र बन गई, जिसने उनके विषैले विश्वासों को दूर दूर तक फैलाया। नाजी रैलियां अपने स्वस्तिक झंडों और सलामी देने वाली भीड़ के साथ उनके आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित करती थीं। उनके भाषण विष और नफरत से भरे हुए जनता को मोहित और नियंत्रित करते थे। प्रचार फिल्में और संपादित फुटेज ने आग में और घी डाला, श्रेष्ठता और विभाजन की एक कथा बनाई। शुरुआती नाजी वर्दी और प्रतीक भय और उत्पीड़न के प्रतीक बन गए। यह एक अंधेरे युग की शुरुआत थी, उन अत्याचारों की प्रस्तावना जो जल्द ही सामने आएंगे। 1930 के दशक की शुरुआत तक जर्मनी का राजनीतिक परिदृश्य बदलाव के लिए तैयार था। आर्थिक कठिनाई और सामाजिक अशांति ने कट्टरपंथी विचारों के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की थी। इस उथल-पुथल के बीच एडोल्फ हिटलर का संदेश निराश नागरिकों की बढ़ती संख्या के साथ गूंजने लगा। नाजी पार्टी, जो कभी एक छोटा समूह था, ने महत्वपूर्ण गति प्राप्त करना शुरू कर दिया। इस तेजी से उदय में हिटलर के भाषण कौशल और प्रचार तंत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1933 में उन्हें जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया, जिसने विश्व इतिहास में एक काले अध्याय की शुरुआत की। सत्ता की इस स्थिति से हिटलर तेजी से अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ा। राजनीतिक चालबाजी, धमकी और एकमुश्त हिंसा के संयोजन के माध्यम से उसने वीमर गणराज्य की लोकतांत्रिक संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। 1934 तक राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर ने खुद को फयूहरर घोषित कर दिया, चांसलर और राष्ट्रपति की भूमिकाओं को मिलाकर, और अपने अधिनायकवादी शासन को मजबूत किया। दुनिया ने आशंका से देखा, क्योंकि हिटलर के शासन में जर्मनी ने अपनी आक्रामक विस्तारवादी नीतियां शुरू की। इस काल ने इतिहास के सबसे कुख्यात तानाशाहों में से एक के उदय को चिह्नित किया, जिसके कार्यों ने जल्द ही दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता में डुबो दिया। हिटलर के शासन में जर्मनी एक अधिनायकवादी राज्य में बदल गया। शासन ने प्रचार और क्रूर प्रवर्तन का उपयोग करके भय और आज्ञाकारिता पैदा की। नागरिक लगातार भय में रहते थे, इस बात से वाकिफ थे कि असहमति से गंभीर सजा या मौत भी हो सकती है। हिटलर की गुप्त पुलिस गेस्टापो ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी सुरक्षित महसूस न करे, जिससे व्यापक भय और नियंत्रण का माहौल बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध ने अभूतपूर्व विनाश और क्षति की अवधि को चिह्नित किया। हिटलर की आक्रामक विस्तारवादी नीतियों ने कई देशों पर आक्रमण किया, जिससे दुनिया अराजकता में डूब गई। संघर्ष के परिणाम स्वरूप लाखों मौतें हुईं और व्यापक तबाही हुई। शहर मलबे में तब्दील हो गए और अनगिनत जीवन अपरिवर्तनीय रूप से बदल गए। युद्ध की क्रूरता ने मानवता पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया। प्रलय मानव इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। हिटलर के शासन ने 6 मिलियन यहूदियों के साथ साथ लाखों अन्य लोगों को व्यवस्थित रूप से मार डाला, जिन्हें अवांछनीय माना जाता था। पूरे यूरोप में एकाग्रता शिविरों में भयावह दक्षता के साथ नरसंहार किया गया। दुनिया अत्याचारों के विशाल पैमाने से भयभीत थी, जो मानव क्रूरता की गहराई की एक कठोर याद दिलाती है। जैसे ही मित्र राष्ट्रों ने नजदीक किया, हिटलर का शासन टूटने लगा। अपरिहार्य हार का सामना करते हुए हिटलर बर्लिन में अपने बंकर में पीछे हट गया। 30 अप्रैल 1945 को उसने अपनी जान ले ली, जिससे उसके अत्याचारी शासन का अंत हो गया। उसने दुनिया पर जो दुस्वप्न अनलीस्ट किया था, वह आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन पीछे छोड़े गए निशानों को ठीक होने में कई पीढ़ियां लगेंगी। दुनिया अंधेरे से उभरी, फिर से निर्माण करने और सीखे गए सबक को कभी नहीं भूलने के लिए दृढ़ संकल्पित हुई।